स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है भारत की बात हमारे साथ और आपके साथ। इस कड़ी में सर जैसा कि हम कर रहे थे कि सरकार की व्यवस्थाओं में काफ़ी कमियां हैं, बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि उनके पास मॉडल नहीं है, उनको मॉडल कहीं और से लाना होगा। जैसा कि हमने बात किया कि अगर हमारे रेलवे में बहुत सारे लोग बिना टिकट के चढ़ जा रहे हैं, यही चीज़ मेट्रो में कहाँ हो रहा है, तो क्या मेट्रो वाला सिस्टम सरकार अपना सकती है या नहीं। अब जैसे सर इसमें एक चीज़ लोग कहेंगे कि मेट्रो में पूरा कवरेज रहता है तो आसपास से लोग नहीं आ पाते हैं, और रेलवे में पूरा का पूरा ओपन एरिया है तो इधर से उधर से चल जाएंगे। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो प्लेटफॉर्म पे तो ये लगा दिया जाए। अब सर प्लेटफॉर्म के बाद अगर गाड़ी आगे की ओर बढ़ी तो चलती गाड़ी में चढ़ना तो सबके लिए संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट कहीं से तो हम शुरू करें। सर बहुत आसान काम है। कैसे लोग बोलते हैं कि ये खुला रहता है। सीधी सी बात है कि प्रॉपर बाउंड्री वॉल होता है हर रेलवे स्टेशन का, और वो बाउंड्री वॉल एक हाइट तक होता है, तो सर थोड़ी चढ़ जाएंगे। आज का हमारा विषय रेलवे ही है सर। बिल्कुल, आज रेलवे ही आज रेलवे पे रखते हैं, और जितनी कमियां हैं उस पे बात और सर करेंगे। रेलवे पे हम शुरुआत से बात करेंगे, रेलवे की जॉब से लेके बात करेंगे। बिल्कुल सर मुझे एक बात बताइए। जी सर। आज से 4-5 साल पहले की बात मैं करता हूँ, तब रेलवे के फॉर्म को भरने में सर 100 रुपये लगते थे। बिल्कुल। और जो आरक्षण वाले को जो भी नहीं लगता था, या जीरो फीमेल को फी नहीं लगता था। उससे पहले भी मैंने फॉर्म भरा है और मैंने देखा है लोगों को, वो सर लेटर होता था ऑफलाइन, पोस्ट ऑफिस सर जाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस से उनका ये लेना पड़ता था, फिर उसको जमा करते सर। वो दिन तक मैंने देखा है, लोगों की भीड़ देखी है। ये ऑनलाइन तो सर इधर की बिल्कुल टेक्नोलॉजी जब से, और बहुत सारे बच्चे तो जान भी नहीं रहे होंगे कि पहले फॉर्म कैसे भरा जाता था। सर बीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए जाना होता था, दुकान होता था सर, वहाँ भीड़ बहुत। क्या बात है, आपने पुरानी बात याद दिलाई। वो मैगजीन पे मुझे फॉर्म पूरे लटके, अभी भी कुछ दुकान है, अभी भी सर वो है उसको मैंने खैर वो केवल अपडेट के लिए बदल गया है सर, क्योंकि बिजनेस को अपडेट कर लिए। वो अब कुछ सर यादें हैं जो आज भी हैं। कुछ स्टोर्स थी बुक की बीपीएससी के सामने, जो पुरानी जहाँ बीपीएससी की ऑफिस थी, जहाँ मेन था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ से देखिए समय कहाँ बदल गया। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समय तो बदला सर, लेकिन इसके साथ जो कुछ ऐसे बदलाव है जो कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवा को बहुत तकलीफ में डाल रहे हैं जी। जैसे आजकल रेलवे ने फॉर्म काफ़ी, और ये सब युवाओं की दिक्कत है, और मैं इसको सीधे सरकार से रिलेट कर रहा हूँ, और मैं सरकार पर रोष और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने जो रेलवे का ये सिस्टम 500 रुपीज में फॉर्म भरने का रखा है। दूसरा सर मैं इसमें जोड़ूंगा, आप 30 या 40 हजार जो भी निकालते हैं उसको आप खंड खंड में निकाल रहे हैं। अब जो जितने बच्चे सर पार्ट 1, जो आप मान लीजिए 20,000 जॉब एक साथ निकाल सकते थे, या 30,000, आपने क्या किया, आप 10,000 निकाले। इसमें जितने लोग एलिजिबल थे उन सबने फॉर्म भरा। बिल्कुल। फिर आप 20,000 जस्ट उसके बाद ही निकाल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि इसकी आपने बहाली कर ली फिर आप निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं किया। जस्ट इसके बाद फिर से जिन लोगों ने फॉर्म 1 भरा था सर, वो फिर से दूसरे फॉर्म भर रहे हैं, सबके सब लोग। फिर से उतने ही लोगों का फिर से पैसा जमा हो गया। फिर तीसरी बार आपने फॉर्म निकाला, और फिर तीसरी बार फिर मैक्सिमम जितने लोग ने ये 2 अप्लाई किया था, क्योंकि सर मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट हो गए तो जहां इंटर वाला है वो फॉर्म भी भर सकते हैं, जो 10th लेवल का है वो भी, और लोग यही सोच के भरते हैं किसी में भी हो जाए। बिल्कुल। और एक आदमी सर 3-3 बार फॉर्म भर रहा है। अब बताइए, अगर 500 रुपीज की कॉस्टिंग है तो 1500 हो गए। अब बात करते हैं, सरकार कहेगी कि हम पैसा रिटर्न कर देना 400। पहला तो सवाल यही है कि आप ले क्यों रहे हैं जब आपको रिटर्न ही करना है, तो फिर लेने का क्या मतलब? लेने का क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं तो कुछ झोल है। 100% सर झोल है। और दूसरा सर, एग्जाम अगर बच्चे किसी कारण से नहीं, एक तो आप भरे कहीं, आप पहुंचाते साउथ में देने जाइए तो कहाँ देने जाइए, या तो आप ये चीज पहले सुधार की, कट ऑफ सर अनइवन कट ऑफ है इनका। बिल्कुल। क्या एसएससी एग्जाम नहीं ले रहे क्या वो सब लोगों को? एसएससी भी सर इंडिया लेवल पे हो रही है। हम बिहार की बात नहीं करें कि बिहार में ही रखना है। एसएससी अगर एसएससी एग्जाम ले रही है, चाहे वो आपकी सीजीएल की एग्जाम हो, चाहे जो भी हो, उसमें तो ऐसा कट ऑफ कहीं एकदम बिल्कुल नीचे है, कहीं बिल्कुल ऊपर, ऐसा तो नहीं जा रहा। ऐसा तो नहीं होता। रेलवे में क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं कट ऑफ कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और इस चक्कर में लोग जो है परेशान है कि अंत में भरेंगे, कहाँ ज्यादा भीड़ है, कहाँ कम भीड़ है, कहाँ कट ऑफ कम है। क्या है सर ये सब? सर पहली बात आपने बोला फी, तो पहले फी था 100 रुपया, 500 रुपया, 3 बार फॉर्म करके भराया, यानी बस इतना समझिए घुमा फिरा कर कि इनको पैसा लेना है। अब रहा कि सर पैसा लौटा देंगे, तो आप पैसा फिर ले ही क्यों रहे हैं?
और सर लौटाने में भी कंडीशन कि आप एग्जाम में शामिल होंगे तो लौटेगा। उससे सबसे बड़ा बात है कि कंडीशन है कि एग्जाम में अपीयर होंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है आप सर? टिकट दे रहे हैं क्या कि आप दिल्ली दे दिए बिहार के बच्चों को, दिल्ली दे दिए दिल्ली के बच्चों को आप यूपी दे दिए, तो आप उसका टिकट करवा रहे हैं कि हाँ फ्री कर दिए। ठीक है सर, मान लिया कि आपको खर्च पड़ गई तो 100 रुपया ही ना काटेंगे, 400 रुपया जो आपको रिटर्न करना हो तो ऐसे भी रिटर्न करना चाहिए। बिल्कुल रिटर्न करना चाहिए, ये तो सरासर गलत है सर। इस इतना बड़ा और कैसे युवा सर झेल रहे हैं, आप मुझे बताइए कि युवा सो गए हैं क्या? युवा झेल इसलिए रहे हैं सर क्योंकि उन्हें डर इस बात का लगता है ना कि कहाँ लेके जाएंगे अपनी बात। हाँ अपनी बात किससे कहें कि मेन क्या है ना सर, वो इस बात को लेकर डर जाते हैं। युवा के अंदर जब तक ये जोश नहीं आएगा, जब तक ये जुनून नहीं आएगा कि जैसे कहे थे ना कि करो या मरो, यस सर, तो वही वाला स्थिति है। कहने का मतलब क्या है कि सर आपको बीपीएससी के खिलाफ बोलेगा तो बोलेगा आपको हम जॉब या आपको अपना फॉर्म नहीं भरने देंगे। रेलवे के खिलाफ बोलेगा तो रेलवे बोलेगा मैं आपको एग्जाम से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको निष्कासित कर रहा हूँ एग्जाम से, आप मेरा एग्जाम नहीं देंगे। ये कौन सी बात है? क्यों नहीं बोल सकता है? बिल्कुल बोलेंगे। आप देखिए तरीका, मेरे कहने का मतलब है सर, विरोध करने का तरीका हमारा डिसिप्लिन वाला। आपको ये बिल्कुल विरोध में नहीं करना कि आप ट्रेन जाम कर दिए, ट्रेन पे पत्थरबाजी कर दिए, कहीं आगे, ये तो सर जघन्य अपराध है, इसमें तो आपको सजा भी मिल सकती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं, ये असामाजिक तत्व ही करते हैं, वही सब करते हैं सर। विद्यार्थी क्यों करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि उनको उसी ट्रेन से जाना है, वो क्यों करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये कुछ असामाजिक तत्व करते हैं और पूरे विद्यार्थी पर जाते हैं। तो हम, मेरा ये कहना है कि अगर कहीं ऐसा होता है और विद्यार्थी की समझ, तो वैसे लोगों को आप पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कीजिए। हाँ, आपके पास दूसरी तरीके हैं, आप नेता का घेराव कीजिए, आप उनके आवास का घेराव कीजिए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप सरकारी चीजों का बहिष्कार कीजिए। जब अंग्रेजों के समय सर, जब शासन नहीं था तभी तो बहिष्कार इतने चलते थे, तो बिल्कुल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और कितने आंदोलन से सब कुछ बदल दिया। आज तो आपके पास क्रांति। लेकिन सर परेशानी यही है ना कि लोगों में जुनून नहीं है, लोगों में एकता नहीं है। ये आपने बात कही कि लोगों में एकता नहीं है और विद्यार्थी सोचते हैं कि इस आलतू फालतू चीज में फिर पढ़ेंगे तो फिर मेरा जो अगला है, बिल्कुल, फिर वो सोचते हैं नहीं हुआ, अगले में लग जाते। मान लीजिए मैंने आपको सर आप फॉर्म मत भरिएगा, हम भर दिए, मैंने तो गद्दारी कर दिया ना। बिल्कुल, अगर सारे युवा ही बहिष्कार देते हैं कि इस बार की रेलवे की फॉर्म हम भरेंगे ही नहीं, देखिए उनको, तो देखिए इसमें कुछ चेंजिंग आएगा। बहुत बड़ी बात ये होती है ना कि अगर कोई परेशानी है तो आप गवर्नमेंट से बात करते हैं। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अगर आप सही हैं तो आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपना स्टेटमेंट पॉजिटिवली देते हैं। और अगर मैं सही हूं और अगर मैं पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहा हूं तो मुझे उस चीज को जस्टिफाई करने में क्या परेशानी है? मैं उनके सामने आके बोलूंगा, मैं उनके प्रॉब्लम के सारे प्रॉब्लम का आंसर दूंगा पॉजिटिवली, और वो सही है तो इम्प्लीमेंट होगा। विद्यार्थी इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते कि प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं। आप कैसी बात करते हैं कि नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। आप आकर एक बार बात तो कीजिए पब्लिक से। आप पब्लिक से बात नहीं कर सकते हैं, मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा माध्यम है, मीडिया से बात कीजिए, मीडिया से कॉन्फ्रेंस करके कीजिए। बिल्कुल सर, लेकिन मीडिया पे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि उनको सर मतलब ही नहीं है, लूट मचाना है। लूट मचाने के साथ साथ युवाओं के जीवन को अंधकारमय रखना है सर। युवा अपने इस जॉब के जो माया जाले से बाहर ना आए, और जब तक युवा है तब तक वो जॉब यही समझता रहे कि हम, और सर देखिए जॉब की लिमिट भी कर दी है 40 ईयर्स, ठीक है मैं मानता हूं, ताकि उनका मैक्सिमम जो जोश वाला एज है वो तो तैयारी में निकल जाए। बिल्कुल। और जब उनको ये रियलाइज होगा कि उनको कितना ठगा गया, आखिर आप जो काला अक्षर भैंस बराबर ही ना पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तो ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करते हैं, आप सब में ट्रिक, सर गणित में ट्रिक आ रहा है, हर चीज का ट्रिक सर। वो गणित का ट्रिक लेके जीवन में क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? अब SICI में ट्रिक से काम करें। अब बच्चों को नहीं पता कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे कर रहा है, बच्चे बस ट्रिक लगा रहे हैं, 2 इयर्स में R बटे इतना इतना पे इतना स्क्वायर आ गया, ट्रिक लगा रहे हैं, यूनिट डिजिट कैसे आ जाए, गुना में कुछ नहीं पता है, कोई कॉन्सेप्ट से किसी को अब लेना देना नहीं, बस एग्जाम में कैसे, और दिनों दिन क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं और दिनों दिन उसमें ट्रिक निकलती जा रही है। मुझे सच में बहुत दुख होता है कि हमारा शिक्षा किस ओर जा रहा है। सर मैं एक चीज कहूँ, अगर कंपटीशन में जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है ना, वो केवल आप कुछ नहीं कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप सब्जेक्टिव भी मत लिखो, आप ऑप्शन हटा दीजिए और जगह फिल करने के लिए छोड़ दीजिए कि इसमें प्रॉपर आप जगह में फिल कीजिए, आपको क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 50, 100, 200, 500 आप सोचे समय हम कम से कम करते जाएंगे, क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, कोई लॉजिक ही नहीं है, लोग तुक्का मार के उसमें निकाल रहे हैं सर। अब कहेंगे सर इनका क्या उत्तर होगा, मैं आपको बताता हूँ। उनका उत्तर होगा कि हम उस कॉपी को उतना इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कौन आप 10th ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन लेके तुरंत अगले दिन रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं?
ये बात आपने सही बोली। आप अगले दिन या उसी क्षण पब्लिश कर दिए तो ना समझ में आए। और सर उससे ज्यादा तो 10th के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल आपके कोई भी जॉब में उतने बच्चे नहीं आ गए होंगे जितना 10th और मैट्रिक सीबीएसई में जो बच्चे अपीयर होते हैं सर 10th और 12th की, कॉपी प्रॉपर करेक्शन होता है। और सर इतने पेज की एक बच्चे की कॉपी होती है, वहां आप मेरा कहना है 85 क्वेश्चन दीजिए ना। अब पब्लिक प्राइवेट में इतने लोग हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर कि वो कर देगी, सभी क्यों नहीं करेगी, सभी वैल्यूएट कर। आप पैसा कैसे का ले रहे हैं? तो किस बात का ले रहे हैं? प्रॉपर निगरानी में काम होगा, निगरानी में काम होगा उसमें। तभी तो मेरा सर कहना है प्राइवेटाइजेशन पे हम लोग सर बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ना तुम्हारा सिस्टम सुधर जाएगा। ये प्राइवेटाइजेशन होना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार जो है सो युवाओं को भरमा रही है। मेरा तो सर यही मानना है कि रेलवे को और एजुकेशन सिस्टम को और बहुत सारे ऐसे चीजें जिसको प्राइवेटाइजेशन किया जाना ही सही होगा निर्णय। एक निर्णय है हाँ, प्राइवेटाइजेशन में सरकार फ्री हैंड प्राइवेट को नहीं देगी। सरकार की एक ऑटोनोमस बॉडी जरूर होगी, कंट्रोल करेगी, उसके नीचे ही प्राइवेट काम करेगी। ऐसा नहीं होगा जैसा कि रिलायंस के साथ हुआ। कम्युनिकेशन में ट्राई है हाँ ट्राई। तो सर इसमें वही मैं कहूंगा कि सरकार ने कहीं ना कहीं रिलायंस पे उतना निगरानी नहीं की, तभी तो रिलायंस ऐसा हो गया कि जियो ने पूरे मार्केट को ऑटोनोमस बना लिया और वहां अकेले खड़ा हो गया। तो सरकार को अपनी एक बॉडी हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखनी ही होगी, उसके नीचे ही ये प्राइवेट वाले कुछ भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें कहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन होगी, लेकिन उसके ऊपर एक बॉडी होगी सरकारी जो कि इस चीजों को रेगुलेट करेगी, और उसमें भी सर प्रॉपर सदस्य का गठन होना चाहिए और समय पर समय उनका बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल लोग क्या है ना कि लोग समझ लेते हैं कि मेरे पिताजी का जागीर है, नहीं नहीं, उसमें बदलाव होते रहना चाहिए। जैसे उसका भी प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रॉपर नियम होना चाहिए पूरा प्रॉपर। ये नहीं कि बस रैंडमली कोई बैठ गया तो वो सोचेगा हम ही जो चलाएंगे हम ही से चलेगा, तो ये बिल्कुल। और मैं तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारा चयन प्रक्रिया जब तक आदमी करेगा ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होगी। अब एआई से टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हाँ मैं अभी टेक्नोलॉजी पे आने वाला था सर कि अब एक बात बताइए सर, टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी जरूरी है? इस बात को आप बहुत बेहतर समझते होंगे और हमारी ऑडियंस भी समझती होगी। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी पे हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। बस आज रेलवे को हम यहाँ से अपने जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं रेलवे से जुड़े हुए या जो भी सरकार में हैं और जो स्टूडेंट हैं जो रेलवे के इस कदाचार से बहुत परेशान हैं, उन सब के लिए आज मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सरकार पे काफ़ी रंज के साथ, बहुत ही आक्रोश के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपनी ये 500 वाली फी को आप 100 पे लाइए, और दूसरा आप ये 500 लेके सर फरवरी में जो फॉर्म भराया गया है उसका एग्जाम अब होगा, इस इतने दिन में उस 500 का इंटरेस्ट देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। या फिर सर यहाँ तक होता है कि रेलवे के बच्चों को टिकट तक मांगने लगते हैं। मेरा कहना है सर आप ले ही क्यों रहे हैं जब आपके मन में कोई इस तरह का कोई ऐसा नहीं है विचार कि हाँ हम उस पैसे को कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर आप ले क्यों रहे हैं? लेन देन किस बात का? जब काम के लिए मुझे 100 रुपए देना है तो मैं फिर 500 दूं और फिर काम के बाद फिर 400 लौटा, तो क्या लॉजिक है? सर ये लॉजिक आप समझे नहीं। आपको याद होगा गैस सिलेंडर का, कुछ याद कीजिए। हाँ उसमें सब्सिडी आता था पहले सर 400 450 में गैस सिलेंडर 350 सर 380 रुपए क्या। चलिए मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ 400 460 या 480 90 के पास आता था। सरकार ने क्या कहा कि हम जो है इस पे सब्सिडी देते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप 1000 रुपए में गैस लीजिए या 800 में लीजिए और आपको कॉस्ट नहीं लगनी है और फिर से पैसा। उसी समय मुझे डाउट हुआ था सर मुझे क्या है सर, पहले पैसा दीजिए फिर पैसा हम उसमें दें। चलिए मुझे लगा कि चलो ठीक है, इस बहाने भी क्योंकि महिलाओं के नाम पे गैस खुल रहा था तो महिला के अकाउंट में कम से कम इससे जमा होगा। सर ये मेरा पूरा भरोसा है कि सरकार ने इस उद्देश्य से तो बिल्कुल नहीं खोला था कि इसका भला हो जाए, लेकिन महिलाओं के अकाउंट में जमा हो रहा था क्योंकि गैस सिलेंडर महिलाओं के नाम पे लेना था, थोड़ा इजी पड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोग अभ्यस्त होते जा रहे थे। 800 रुपये, ये 460 से 500 से आगे, फिर उधर 800 वाला 1000 तक पहुंच गया सर, और इधर वाली सब्सिडी घटती चली गई। ऐसा एक समय आ गया कि अब सब्सिडी वो केवल मजाक का पात्र बन गया और सिलेंडर का रेट आप 1000 रुपए पहुंचे, फिक्स हो गया। वो कहीं ना कहीं रेलवे में यही चीज हो रहा है। रेलवे में गवर्नमेंट ने 500 फी ही करने की कोशिश की थी, लेकिन विद्यार्थी के इतने ज्यादा दबाव के बाद रेलवे ने उस स्टैंड को बदला कि हम फी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम 500 ले रहे हैं और 400 आपको दे देंगे। ये कौन सा और उसके बाद दूसरा टेक्निक उन्होंने लगाया, क्योंकि वो जानते हैं वो यहाँ पे अगर आप फॉर्म यहाँ भर रहे हैं और जान रहे हैं कि कोई भर देगा केरला, कोई भर देगा सिकंदराबाद, कोई कहीं, और उस समय में सर आपको पता नहीं कि आप तबियत खराब है, आपके यहाँ क्या है, आप जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और सरकार ने ये कंडीशन लगा दी कि जो एग्जाम में अपीयर होंगे उन्हीं को वो 400 रिटर्न होगा। ये कौन सी बात हुई? आप 100 रुपया ना काटेंगे, बिल्कुल। आप
100 रुपया काटेंगे, आपका खर्च है, आपने बुक किया, वहां पे कोई गया नहीं। पेनल्टी होता है ना, मान लीजिए अगर आप, क्यों पेनल्टी काटेंगे सर, क्यों काटेंगे? हाँ, क्या वो कुछ दे रहे हैं उसके बदले में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पेनाल्टी तो वो तब काटते ना जब वो फॉर्म का कोई चार्ज नहीं ले रहे होते और तब उनको खर्च वहां लग चुका होता और तब बच्चे नहीं जाते तो पेनाल्टी उस पर लगाई जाती कि तब आप फॉर्म क्यों भरे, जब आपको देना ही नहीं सर, नहीं सर, फिर भी का कोई सवाल ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने आपके लिए हॉल अरेंज किया, आज मान लीजिए इस स्टूडियो का जो खर्च हुआ मैंने आपके लिए अरेंज किया, आपसे कोई फी नहीं ली, आप आए, अब मुझे एक बात बताइए, आप इस कंडीशन में नहीं आते तो मेरा सारा जो भी मैंने खर्च किया वो बेकार है। इस कंडीशन पे अगर मैं आपको कुछ पेनल्टी लगाऊं, एक हद तक मैं कहूं तो ये लगता है कि हाँ कुछ जेन्युइन बात, लेकिन मैं आपसे उसका पैसा ले ही रहा हूं, मैं विद्यार्थी से उस फॉर्म का ले ही रहा हूं, उल्टे उससे ज्यादा भी ले रहा हूं और उसके बाद वो पेनल्टी काटेंगे। नहीं तो उनका ये तथ्य होगा कि मैं एग्जाम देने आएंगे तो फिर बाद में पेनल्टी कैसे लेंगे? नहीं, पेनल्टी का यहाँ सवाल क्या है सर, बच्चे एग्जाम में, एक तो सबसे पहले रेलवे को अपनी ये गलती माननी चाहिए कि बच्चे को बगल वाले सेंटर में आप क्यों नहीं दे रहे हैं, बच्चा इतना दूर क्यों जाएगा, वहां वाले बच्चे इधर आ रहे हैं, इधर वाले बच्चे उधर जा रहे हैं, इसका कोई लॉजिक है सर? क्योंकि उनको लगता है कि इन लोग क्या करेंगे ना, सेटिंग कर लेंगे, पेपर लीक करवा लेंगे। पेपर लीक, और क्या पेपर लीक नहीं हो रही है सर? वो कोई तो ये तो भरमाने वाली बात हो गई नहीं कि उनको पता ही है सारी सेटिंग हो रही है, तो ये जबरदस्ती ऐसा कि फिर अगर वो ऑनलाइन वाले में भी मेरा क्या कहना था सर, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए अगर वो एक होता है कि हाँ मैंने 100 रुपया फी रखा, आप एग्जाम देने नहीं आए, तो उससे उनको कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। सीधी सी बात है, मैंने अगर संस्था चला रहा हूँ, मैं स्कूल चला रहा हूँ, मान लीजिए सर आप फी ले चुके हैं, बच्चे आए या ना आए हमको फी चाहिए, आप फी ले चुके हैं तो आप पेनाल्टी किस बात की लगाइएगा? हाँ अब तो ऑलरेडी फी ले चुके हैं, बात तो सही है, पेनाल्टी अगर आप फी नहीं लेते, अगर आप पेनाल्टी लग सकती है उस फीमेल पे लग सकती है जिनको फी 0 लगाया गया और उनके लिए सीट खाली है और इस कारण से कई बच्चों को दूसरे स्टेट भेज दिया गया, तो वहां पे जो फीमेल है या जो ऐसे जिनको 0 फी ली गई है उनको आप पेनल्टी जरूर लगाइए। हाँ कि आप एग्जाम में नहीं आई इस वजह से किसी एक बच्चे को इस स्टेट को छोड़ के जाना पड़ा और सर वो फॉर्म भरने से ज्यादा चार्ज होता है। पेनल्टी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ 100 से उसका 400 रुपया भी नुकसान हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा 500 रुपया नुकसान हुआ है, ये तो पेनल्टी क्या, ये तो। और सर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फॉर्म का अगर वो 100 रुपया भी लेते हैं तो फॉर्म में 100 रुपया कभी नहीं खर्चा होता। नहीं आप साइबर कैफे जाते हैं, एक तो उसमें इतना फॉर्म में इतना सारा, आप एक बार जो फिल कराते हैं वही हमेशा काम क्यों नहीं आता है? बाद में आप आधार से वेरीफाई कराएंगे, ये वो सब कराएंगे, तो बार बार बच्चे वही फॉर्म बार बार भरे 50 बार। दूसरी चीज कि अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं, महिलाओं को फ्री कर रहे हैं और कोई बच्चा यहां से कहीं और जाता है सर, तो केवल वो फॉर्म का चार्ज, हम आप तो यही समझते हैं कि फॉर्म भरते वक्त में इतना लगा इतना, लेकिन जब आप जाते हैं तो आप कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हो, क्योंकि ये सरकार के भरोसे आप कैसे रहे, उस एक दिन का लॉस। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च, ट्रांसपोर्टेशन सर आप ऑटो पे भी चढ़ेंगे तो बगल में भी जाएंगे तो 10 रुपए से कम नहीं लेगा, और अगर आपने कुछ दूरी कर ली तो 50 रुपए आपको लग जाएंगे। बिल्कुल। फिर आप कोई बस करेंगे, फिर कहीं आप, अब ऐसा तो नहीं है कि आप गए और एग्जाम में बैठ गए, अब एग्जाम कल है तो आपको आज जाना होगा, आप कहीं रात में किसी होटल में जाएंगे, फिर वहां 1500 का होटल, अगर कहीं बाहर स्टेट, एक एग्जाम भी अगर कोई एक बच्चा एक स्टेट से, जैसे ही एक स्टेट में ही, दूसरे जगह की बात छोड़ दी सर, अगर मैं पटना में हूं और मुझे जाके देना हो बेतिया एग्जाम, मुझे जाके आपके बिहार शरीफ देना हो एग्जाम, या मुझे जाना हो दरभंगा एग्जाम देने, तो ऐसा नहीं मैं सोचूंगा कि, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी है कि आप ये सोच ही नहीं सकते कि आप एग्जाम से 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, कहाँ पे जाम लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है और आपको कोई सुविधा मिलेगी नहीं, तो लोग एक दिन पहले चलते हैं। एक दिन पहले जाके आप कहाँ रहिएगा, खड़े रहिएगा रोड पे, स्टेशन पे खड़े रहिएगा, स्टेशन पे भी आपको टिकट देना पड़ रहा है आजकल, पहले तो ये भी थी कि बच्चे को उधर गए, अब तो उसके भी आपको प्लेटफॉर्म चार्ज 2 घंटे का ही बताइए, ये रहता है। ठीक है मानता हूँ, आप वहां जाएंगे, आप देखिए कि एक फॉर्म भरने पर आपका कम से कम एटलीस्ट, मैं मिनिमम कह रहा हूँ 3000 से कम खर्च नहीं पड़ेंगे या 2000 से। बिल्कुल सर जो भी फॉर्म भरा है वो अपने घर को चलाने के लिए केवल फॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होगा, जहां भी काम करता होगा पर डे उसको 400 to 500 का उसका वो लॉस, 2 दिन का लॉस आप मुझे बताइए। 1000 रुपीज मैं मिनिमम कर रहा हूँ 400-500, जो कि आज के समय 400-500 में कुछ होता नहीं है, लेकिन चलिए मिनिमम हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सर 400-500 मींस क्या 15,000 पर मंथ, तो आपको 500, आपने एवरेज सैलरी रखा, मैंने एवरेज रखा है 15,000, जो कि अब आजकल किसी की नहीं है और उतने में काम नहीं चलेगी, ठीक है, मैंने 5, तो फिर भी आप देखिए 2 दिन एटलीस्ट 1000 रुपीज उधर लॉस हो गया। अच्छा सर एग्जाम के बाद ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बाद आप तुरंत, आपको मिल गई गाड़ी और तुरंत आप घर पहुंच गए और अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करिए, ये इतना हेक्टिक सफर होता है कि एक दिन आपको और लेना ही पड़ेगा।
1500 तो 3 दिन का आपका ये लॉस जाता है, 1500 गया। इस बीच में कई बार क्या होता है कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और एकदम अर्जेंट है, अब या तो आपको 2 चीज चूज करें, या तो एग्जाम देने चाहिए या ये देने। अब आप सोचिएगा कि एग्जाम नहीं देने जाए तो मेरा 500 सीधे सीधे जाएगा, और करियर का भी सवाल है, और अगर इधर नहीं जाइएगा तो इधर आपकी जॉब छूट जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसा स्थिति बना दी है सरकार की, जनता को कुछ सोचने का अवसर ही नहीं है, बस सरकार को पैसा कमाना है। मैं चेतावनी के साथ कहना चाहूंगा, मैं रोष और रंजिश ने चेतावनी के साथ रेलवे और रेलवे गवर्नमेंट और जो भी बीजेपी गवर्नमेंट अभी चला रही है उसको मैं कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों की धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये धैर्य जिस दिन टूटेगा, जिस दिन टॉलरेंस लिमिट क्रॉस होगा, आप समझ लीजिए बांग्लादेश में अभी आप सबने विद्यार्थी का ये कंडीशन देखा है। हम नहीं चाहते हैं कि विद्यार्थी ऐसा करें, यहाँ सभ्य और राजनीतिक तरीके से इसका निदान निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे स्टूडेंट्स जो इतने सर परेशान हैं, वो फिर अगर रोड पे आएंगे तो उनको आप दोष मत दीजिए। बिल्कुल, वो आएंगे। हम बिल्कुल इस बात के खिलाफ हैं सर। मैं यहाँ पे फिर से ये कहना चाहूंगा, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि कोई तोड़फोड़ या कोई रोड जाम ये जाम वो मैं नहीं चाहता। संवैधानिक तरीके से आएंगे, लेकिन विद्यार्थी तब रोड पे आएंगे संवैधानिक तरीके से आएंगे। मैं किसी विद्यार्थी और मैं ऐसे सभी विद्यार्थी को भी कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें शर्मसार होना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा जाए कि सर ने कहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके पास संवैधानिक तरीका है, हमारी बातों को पहुंचाने का अपना एक तरीका है, हम उसका प्रयोग करेंगे। हम एक मुहिम चलाएंगे। हम जिस तरीके से भारत में अभी आप देखिए सर कई यात्राएं चल रही हैं, इस तरीके से स्टूडेंट यात्रा हम निकालेंगे। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूं कि कब इसको निकाला जाए। एक स्टूडेंट यात्रा निकलेगी जिसमें हम सारे स्टूडेंट पैदल मार्च करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस देश में स्टूडेंट की क्या ताकत है और स्टूडेंट अपने आप को क्या समझ रहा है। स्टूडेंट जिस दिन सर अपने आप को समझ लेगा कि उसके अंदर कुछ है, तो वो सरकारी नौकरी के पीछे ही नहीं भागेगा सर। ये बिल्कुल। और ये सारा का सारा झोल केवल उस नौकरी के पीछे भागने के कारण हो रहा है कि युवा अपनी और परेशानी में नहीं होता है। वो एक जैसे होता है ना सर, एक पाको कीचड़। हाँ बिल्कुल सर, उसमें जितना आप बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उतना ही दलदल में धंसते चले जाएंगे। ये सरकारी नौकरी वैसी ही है सर, वैसी ही। आपको लगता है इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। और ये अगली बार का जो चक्कर है ना, वो पूरा उम्र निकल जाएगा, भी खत्म हो जाएगा। और फिर आप कहीं कोई आपको 10 गाली भी दे के चला जाए तो आपकी वो एज नहीं रहेगी कि आप उसको जवाब दें, या आपके साथ अभद्रता। ये सरकार क्या करी सर, अभद्रता ही तो कर रही है। इस युवाओं का मजाक उड़ रहा है, आप फी पे फी बढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम एक बार स्टूडेंट मार्च निकालेंगे सर, जरूर इन नेताओं के खिलाफ कि आप एक बार सीट पर बैठते हैं तो बार बार सीट पर बैठे रहते हैं क्या। और बेचारे विद्यार्थी अगर, और सर मेरा ये कहना है कि अगर एक बार विद्यार्थी का कुछ मार्क्स से रह जाता है, मान लीजिए 1 मार्क्स से रह गया, या कुछ इंटरव्यू में जाके छटते हैं, लेकिन खैर मैं इसको नहीं प्रमोट करना चाहूंगा, नहीं तो इस बैकडोर से भी बाकी सारे लोग घुस जाएंगे, वो कहेंगे कि इनका छट गया था। यहाँ तो कुछ भी आप अच्छा कीजिए उसके अंदर बुराई ही घुस जाती है। तो खैर चलिए, हम मिलते हैं अपने अगले कड़ी में, और जहां हम कुछ और सरकार से संबंधित बातों को करेंगे। लेकिन हाँ, रेलवे डिपार्टमेंट को और सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप युवाओं के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि या तो आप ये कह दीजिए कि हम जॉब नहीं दे सकते, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप कह दीजिए हाथ जोड़ के कि हम जॉब नहीं दे सकते, आप लोग अपना कुछ सोच लीजिए। और नहीं तो आप जितना जॉब देने कहते हैं कि हमने इतना जॉब दिया, उस पैसे के बदले में आप, या बच्चों से फॉर्म ही भराते हैं ना, उस पैसे के बदले में उस सारा को एक्यूमुलेट करके और एक फैक्ट्री लगाना शुरू कीजिए प्रत्येक स्टेट में। सबसे बेहतर रहेगा। एक फैक्ट्री लगाइए, बड़ी फैक्ट्री लगाइए। बिल्कुल। चाइना आज सर इतना तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है? वो सारी दुनिया को माल पहुंचा रहा है ना। बोल लीजिए ना कि हाँ हमको पैसा जमा करना है, फैक्ट्री लगाएंगे। हाँ, हम फैक्ट्री लगाएंगे और जिन लोगों का पैसा आया है उन सब का नाम उसमें आ जाएगा। बिल्कुल। आप हजार रुपया रजिस्ट्रेशन मान लीजिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन मान लीजिए, आपको एम्प्लॉय के तौर पे आपका, और आपका आपने जो भी 500 आप 500 की जगह 1000 ले लीजिए, हमारे विद्यार्थी देंगे आपको। लेकिन आप उनको ये भ्रम तो मत दीजिए। बिल्कुल सही। खून खौलता है हमारा, हम ना चाहते हुए भी जिस देश में हम रह रहे हैं, जहां भगत सिंह और ऐसे लोगों ने जान दे दी सर इस देश को आजादी के लिए, आज उस युवा का कोई कुछ नहीं है, कोई कदर नहीं है। युवाओं का देश है भारत, लेकिन युवाओं सर ये विडंबना बनते जा रहा है कि बहुत ही दुख की बात है। तो आज इसी दुख के साथ, आज मेरे मुंह पे थोड़ी हंसी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी हंसते हुए विदा करना चाहूंगा। तो इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अपनी अगली कड़ी में, जिसमें फिर से हम देश
और भारत से जुड़ी हुई समस्याओं को आपके सामने लाएंगे। और हमारा ये मुहिम है कि एक बार पूरा देश अटक से लेकर कटक तक और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सारे युवा के अंदर जो वो निद्रा आ चुकी है और वो केवल उस किताब में घुस बैठे हैं, उससे बाहर आए और देखें कि समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है और क्या नया रास्ता अपनाया जा सकता है। धन्यवाद।